अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, अपनी सपोर्ट शो कीजिएगा और मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अच्छा जनाबे वाला, आज मैंने सोचा ज़रा कि चंद खबरें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं बात करना, उन पे बात करते हैं। एक तो मैं कल देख रहा था, एक चाचा हमारे हैं नीफ बासी साहब, नीफ साहब, वो उन्होंने क्या है जी, सऊदी अरब से हमारा मुआहिदा ये है कि जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है। ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। और दूसरा, मैं एहसन इकबाल साहब ने कहा था जी शहबाज शरीफ ने 2 साल में मोजे कर दिखाए, उन्होंने तबाहियाँ मचा दी, वो तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा जी हर टाइम सियासी बातें करते हैं, ज़रा एक और बात करते हैं। वो बात है उसकी जनाबे वाला, ये किसानों की, कि इस टाइम पे क्या हो रहा है पंजाब हुकूमत में। जो साइंसी हुकूमत है हमारी, जो मोस्ट साइंटिफिक हुकूमत ऑफ ऑल टाइम्स आई है इस दुनिया की, वो क्या कर रहे हैं। साथ साथ पिछले वीलॉग में मैंने जिक्र किया था तहरीक इंसाफ की गंदी लड़ाइयों का, वो मैं करना भूल गया था, उस पर बात करनी। और मतीउल्लाह जान साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है, मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है। उनके ऊपर एक आइस पीने का केस बनाया हुआ है, वो क्या है उस पर भी बात करूँगा। लेकिन ज़रा मुझे ये बताइए जनाबे वाला कि हनीफ अब्बासी साहब टीवी पे जाके कहते हैं इनको कितना पता है। हनीफ अब्बासी साहब एक ज़माने में ये फ़ौज के एक ब्रिगेडियर होते थे, उनको गालियाँ निकालने के जुर्म में इन पे एफआईआर बन गई थी। इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ निकाली, गंदे इशारे भी किए थे। अब्बासी साहब ने एफिडेविट का इनके ऊपर केस चल रहा था। उस ज़माने में कोई इनको लिफ्ट नहीं कराता था, अकाउंट इनके फ्रीज़ हो गए थे, बड़े दगरनादू हालात हो गए थे। मैं उस टाइम पे मुझे लगता था ये नज़रियाती हो गए, लेकिन जब अकाउंट खोले तो ये फिर वापस नज़र आती हो गए। लेकिन अब्बासी साहब ने नया फार्मूला दिया है कि हमारा जो मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ, वो ये है कि जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो हमारा है वो तुम्हारा है। अब ये कैसा फॉर्मूला है ये, अगर मैंने किसी लड़की के साथ मोहब्बतें की होती तो मैं उसको कहता हूँ मेरा सब कुछ तुम्हारा है, वो कहती मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो मुझे समझ आता है। यहाँ पर तो अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो गई, अगलों ने कहा जाओ भाई बैठ बूट के मामला साफ़ करो, मतलब हमें सऊदी कुछ दें, कोई फ्री तेल दे दें, क्योंकि अगर तेल उनका है तो हमारा भी है, इसके मुताबिक हम उनको बम दे देते हैं क्योंकि उनके हमारे हैं तो उनके भी हैं, ये फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फार्मूला ये है कि अगर हमें कुछ हुआ तो पाकिस्तान हमारी मदद को ज़रूर आएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो हम उनको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, और वो भी अगर हमारे पे प्रेशर हुआ तो नहीं देंगे। ये मुझे समझ आ रहा है लॉजिकली, मुझे को पता नहीं है क्योंकि मैं उधर ये करने के लिए खड़ा नहीं हुआ था ये मुआहिदा। तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इस तरह का कोई मुआहिदा सामने आता है। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म के फेवरेट वज़ीर हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म को इन्होंने एक चापलूसी की एक मीटिंग में इंतहाएँ कर दी थी। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की वो तारीफ़ें की थी कि लोग दंग रह गए थे कि जी मियाँ साहब ट्रंप ने तन्नू बुलाया, पिछे वाली दी शक्ल देखने वाली सी, सारे हैरान रह गए, वर्ल्ड स्टेज ते तुसी ते तकरीर की थी, बह जा करा देती। ओ हो मज़े आ गए, मज़े आ गए। और मैं आपको बड़ा फैक्चुअल बता रहा हूँ, तो ऐसे लोग हमारे मुल्क में आगे आते ही। साथ नाज़रीन, आपको पता है मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर हैं मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा। दुनिया की एक बेहतरीन खातून है वो, जिनको कि इतनी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को खुद नहीं पता कि मुझे वो इतनी क्यों आती है। उनके साथ उनकी 4 सहेलियां भी हैं। ये बचपन में टिकटॉकर बनना चाहती थीं, बड़ी होकर अल्लाह ने इनका सपना पूरा किया और इनको टिकटॉकर बना दिया। खुद मरीम नवाज शरीफ की ख्वाहिश भी थी, वो बड़े होकर टिकटॉकर इमरान खान बनना चाहती थी बेसिकली, लेकिन इमरान खान ना बन सकी। कोशिश उन्होंने पूरी की, मुकाबला दिल नातवा ने खूब किया। तो ये मुकाबला करते करते जनाबे वाला अब हाल ये हो गया कि अब पंजाब में नई नई साइंसी इजादात हो रही हैं। अब आप हैरान होंगे कि क्या नई साइंसी ईजाद हो गई, तो मैं आपको बताता हूँ। पंजाब कहता है हमने गंदम को फ्री मार्केट कर दिया है। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री मार्केट का मतलब ये है कि हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, कोई सपोर्ट प्राइस नहीं दी जाएगी। किसान को गंदम उगानी है उगाए, हम नहीं खरीदेंगे। ये हो गई आधी फ्री मार्केट। इसके बाद फ्री मार्केट पूरी क्या होती है कि किसान का जिधर दिल करता है वो जाके गंदम बेचे। उसको रेट कराची में अच्छा मिल रहा है वो उधर बेचे, केपी में अच्छा मिल रहा है वो उधर बेचे, उसको श्रीलंका में, तमिलनाडु में, चीकोस्लोवाकिया में अच्छा मिल रहा है तो वो उधर बेचे। लेकिन यहाँ पर जो फ्री मार्केट नहीं, जो हमारे साइंसदान हुक्मरानों ने की है, ये अज़मा बुखारी, हेलो अज़मा, हेलो मरियम और मैडम मरियम ने मिलकर जो फार्मूला निकाला है, वो फार्मूला ये है कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे, हम सपोर्ट प्राइस भी नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते। अब ये मुझे समझाइए ये कैसे होता है, ये किस तरीके से ये किया जाता है। मुझे कोई बंदा ये समझा दे इसकी लॉजिक क्या है कि केपीके में गंदम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाई? केपीके से गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाएगी तो बॉर्डर पे फौज खड़ी, फौज रोक लेगी, वो स्मगलिंग को नहीं होने देगी। कस्टम्स वाले खड़े हैं वहाँ पर, बंदे ज़्यादा लगा देंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम किसान को अपनी मर्जी से बेचने देंगे? मैं अनाज उगा रहा हूँ, आपने मेरे से डील की हुई है? नहीं।
मैं बाउंड हूँ आपका? नहीं। मैं अपनी फ्री विल से उगा रहा हूँ? जी हाँ। मैं फ्री विल से बेचना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त होनी चाहिए? जी हाँ। लेकिन नहीं है। गन्ने के मामले में मसला बड़ा अजीब सा है। गन्ने पे सपोर्ट प्राइस ख़त्म नहीं की गई, क्योंकि गन्ना एक सियासी क्रॉप है। गन्ना जो उगाएगा हुकूमत उसको सपोर्ट प्राइस देगी, और साथ साथ गन्ने वालों को मिलने भी बताएगी कि इस मिल में जाके बेचने, आपने उधार बेचने, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। ये अब आप ज़रा साइंस देखिए। एक वाटर हंगरी क्रॉप जो कि 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पानी पीती है, बर्बादी करती है ज़मीन की, जो कि आपकी कॉटन बेल्ट को खा गई सारी, वो हमने उगानी है। उसके लिए हमें इंसेंटिवाइज करें किसानों को कि आप ये करो, है तो ताड़ी गारंटी है ना इतने पैसे, गन्ना तुम उगाओ। गंदुम जो बेसिक अनाज है आपका, रोटी खाते हैं आप, रोटी खा खा के पागल हो गए हैं। बेसिकली आपको पता ही है ना कि अब ये रोटी हम पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा कोई खाते हैं, इतनी रोटी खाते हैं कि रोटी खुद तंग है कि मुझे क्यों इतना खा जाते हैं। तो ये नई साइंस थी, मैंने आपको समझानी थी कि ये एक अंतिम साइंस आई है। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान में लीडर आज तक ऐसी इकॉनमी इजाद कर सकता है कि जो फ्री मार्केट है भी नहीं भी, ये फ्लोटिंग मार्केट है। ये अगर मैडम मरियम ना होती तो ये इकॉनमी किसी को समझ ही नहीं आनी थी कि हमने ऐसी इकॉनमी बनानी है। तो शुक्रिया मैडम मरियम, आपने ये काम किया, और किसानों को भी शुक्रिया भाइयों, आप नून लीग को वोट दे के मज़ीद कामयाब किया करें, इनके सपोर्टर रहिए। इन्होंने आपकी सही आत्मा रोली है, यू डिज़र्व दिस। आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ में ख़वातीनों हजरात एक लड़ाई चल रही है। मशाल यूसुफजई साहिबा संभाली नहीं जा रही। पता ये चला है कि वो आजकल वज़ीर आला हाउस के चक्कर भी लगा रही है, उनको भी कोई रोल चाहिए काबीना में। काबीना में इस टाइम एक लूट सेल का माहौल बना हुआ है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सिफारिशें चल रही हैं। सुहेल अफरीदी साहब तंग है। मैं बार बार 3-4 दफ़ा वीलॉग में जिक्र कर चुका हूँ कि जनाबे वाला सुहेल अफरीदी को फैसला करने दें। आप बाबे अगर कुछ करने के काबिल होते आप पहले कर लिया होता आपने। अब आपके चक्करों में गंडापुर भी मारा गया, तो उसको छोड़ दें। और सुहेल अफरीदी साहब को दिल ज़रा कड़ा करना पड़ेगा। वो दोस्तियाँ यारियाँ कभी कुछ करें कभी कुछ कर लें, पहिए को नए सिरे से ईजाद मत करें जनाब, आप काम कर लें। लेकिन मशाल यूसुफजई एक तरफ, आलिया हमजा एक तरफ सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, ईद हमाद अजहर, पता नहीं केड़े धड़े बने हुए हैं। वो एक 12 मसालों की चाट बन गई है, आपस में लड़ लड़ के पागल हुए हैं, खबरें प्लांट की जा रही हैं दूसरे ग्रुपों के साथ। मशाल यूसुफजई अमेरिका तक फ़ोन कर रही है कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया, इसको पकड़ो। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रही हैं मेरे नाम, उधर ये कर रही हैं, इधर ये कर रही हैं, उधर लंदन से खबरें हो रही हैं। एक कड़मस मचा है भाई। ये वो जमात है जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। ठीक है, साजिश से बाज नहीं आते। मुझे इन पे हंसी भी आती है, मुझे इन पे रोना भी आता है, और मुझे दिल करता है इनको चमाटे भी छिके जाएं कि जनाब तुम करते क्या हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। ठीक है, करना क्या चाहते हो, वो भी मुझे अभी तक इनकी समझ कुछ नहीं आई है कि करना क्या चाहते हैं और ये कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब अंदाज़ा करें आप। अब जिस तरह हिसाब लगाइए कि आलिया हमजा साहिबा का एक तर्जुमान है, ठीक है, इमरान साहब, वो 1 साल पहले तक नून लीग में हुआ करते थे। ये मेरे पास तस्वीर भी है उनकी। वो अब अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने हर रोज़ पहुँचे होते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, ठीक है, कि ये मतलब किस तरीके से ये दुनिया चल रही है। ये अली मलिक इमरान साहब जो हैं, ये चौधरी तनवीर के साथ ये खलोते हुए हैं। अब आलिया हमजा ने इसको तर्जुमान रखा हुआ है। उधर जो वकला हैं जो खड़े कर रहे हैं, वो ये देखिए, ये डॉक्टर अली इमरान साहब, ये बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब मोहतरमा आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइज़र की जानिब से हल्फन वजात पेश करता हूँ। पिछले साल तक ये चौधरी तनवीर के साथ खड़े थे, पिछले साल तक ये नून लीग के साथ थे। तो ऐसे बंदे ना रखें आप, खुदा का वास्ता है। आप लोग भी कोई अकल कर लें। आप लोगों के काम ऐसे हैं, कुछ समझ नहीं आती है। जमात इतनी मुश्किलात से गुजरी, उसके बावजूद गंदी सियासत, बहुत ही गंदी सियासत हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, पॉटी से भी थोड़ी सी गंदी सियासत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, आखिर में आते हैं। कल जनाब मतीउल्लाह जान के खिलाफ आइस इस्तेमाल करने का केस है। मतीउल्लाह जान साहब ने मेरे साथ काम किया बहुत पहले, ठीक है। उनका जो प्रोग्राम था पहला सवाल, वो मैंने प्रोड्यूस भी किया कुछ अर्सा। मतीउल्लाह जान के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मतीउल्लाह जान किसी किस्म का कोई नशा नहीं करते, सिगरेट भी नहीं पीते मतीउल्लाह जान साहब। उनको चिढ़ है सिगरेट से भी। मतीउल्लाह जान को पकड़ा गया क्योंकि वो 26 नवंबर की उन्होंने कुछ चीज़ें हासिल कर ली थी, जो बाद में इवेंचुअली उन्होंने चलाई, कि किस तरह से कितने लोगों को गोलियां मारी गई और ये गोलियां किसने मारी। इस वजह से उनको चुक के ले गए थे। साकिब बशीर साहब को भी चुक के ले गए थे। ज़्यादा मसला मतीउल्लाह जान से था। उसके बाद अचानक ही एक नाके पे मतीउल्लाह जान को रोका गया और फिर एक इंतहाई
फुद्दू किस्म की एफआईआर हमारे सामने है कि मतीउल्लाह जान के कब्जे से आइस मिल गई, वो आइस का नशा करके उसने हमला कर दिया पुलिस पे और एक बंदे से वो पुलिस से बंदूक भी छीन ली और पुलिस पे तान ली। मुझे हैरत होती है, हमारी पुलिस जो है इनसे हर बंदा कोई बंदूक छीन के इन पे तान लेता है। इन्होंने 70 साल पहले एक स्क्रिप्ट किसी ने याद किया था, झूठी एफआईआर कैसे करनी है, उसमें जिद्दत भी नहीं लेके आए, हमेशा उसी किस्म की एक बकवास सी एफआईआर कर देते हैं दर्ज। इस मुकदमे के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ये झूठा मुकदमा है, जिसने ये किया है उसको जुर्माना होना चाहिए, बल्कि उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। लेकिन अब पता ये चला है कि इस्लामाबाद की मॉडल पुलिस जो है वो इस केस में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने चालान जमा करा दिया मतीउल्लाह जान के खिलाफ और कल केस लग गया है। मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब पे हेरोइन रखने का झूठा केस बनाया था एएनएफ में एक ब्रिगेडियर साहब ने, जो अब जनरल साहब हैं, और बकौल शहरियार अफरीदी के ब्रिगेडियर साहब ने कस्में खा के बताया था कि जनाब इसकी गाड़ी से हमें हेरोइन मिली है, और शहरियार अफरीदी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गलत केस था, झूठा केस था। मेरा ये ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि राना सनाउल्लाह साहब के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उस टाइम अरशद शरीफ साहब ने उठाई थी, और यही वजह है कि जिस दिन रिहा हुए थे राना सनाउल्लाह साहब अरशद साहब के प्रोग्राम में, उसी दिन आए थे और शुक्रिया अदा किया था अरशद साहब का कि आपने जो आवाज़ उठाई है मेरे लिए, मैं भुला नहीं सकता। राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करें कि सर कोई थोड़ा ख्याल करें, यही मतीउल्लाह जान था जिसके घर आप जाके बैठे हुए थे जब अपोजिशन में थे और आप वादे करते थे आज़ादी आज़ाद सहाफ़त की और पता नहीं केड़ी केड़ी चीज़ों की, और इधर आके उस पर आइस का मुकदमा बना दिया है। कल को कहते क्लब से पकड़ा गया, परसों कहते डिस्को कर रहा था, तरसों किसी पे ख्वाजा सराह वाला तो आप आजमा ही चुके हैं रऊफ़ हसन और शमी इब्राहिम के ऊपर। तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत में से किसी को गैरत कर लेनी चाहिए। वैसे मुश्किल होता है ये काम, इतने गैरत के कैप्सूल मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि किसी न किसी को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। खैर, लंबी होगी बात, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।